आप सभी का कैरियर की एप्लीकेशन की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी मैम, आज नहीं आओगी क्या? मेरा क्लास लाइव हो चुकी है। बच्चों पता क्या होता है, टीचर तो क्लास में आ जाता है लेकिन 2 से 3 मिनट लगते हैं क्लास लगाने में, क्योंकि टेक्निकल टीम के बंदे वो बेचारे सुबह से अलग अलग टीचर्स की क्लास लगाते हैं, तो उनको वो क्लास बंद करके इस क्लास को लगाने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। तो कभी कभार 1 से 2 मिनट, देखो आज 2 मिनट क्लास लेट हुई है, उसमें भी आप लोगों ने हल्ला कर दिया है ना, तो कभी कभी हो जाता है बेटा 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज 12 जून दोपहर 1:42 में अहमदाबाद से लंदन की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की, वो क्रैश हो गई है। इस एयर इंडिया की फ्लाइट में 242 पैसेंजर थे बेटा। अभी तक ये क्रैश इतना खतरनाक क्रैश है ना, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश होने वाला है, जिसके अंदर मैं बता दूं आपको 200 से ज्यादा लोगों के तो मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वैसे मैं आपको बताऊं बेटा, ये डबल इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ है ना, इतना खतरनाक क्रैश है कि इसमें किसी भी इंसान का बच के आ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो भगवान से ये प्रे करते हैं कि भाई जितने कम लोगों के साथ कैजुअलिटी हो वही ज्यादा अच्छा है। और इसी में आपने सुना भी होगा कि गुजरात के पूर्व सीएम जो थे विजय रूपानी, वो भी शामिल थे इस फ्लाइट के अंदर, लंदन जा रहे थे। तो आज बहुत ज्यादा गंदा हुआ है, मन बहुत भारी हो रखा है। पता नहीं 2025 जब से शुरू हुआ है हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा अनलकी ईयर है। अब देखो ना, पहले पहलगाम अटैक, उसके बाद अभी मुंबई में लोकल ट्रेन वाला हादसा आपने सुना होगा, अब वापस देखो फ्लाइट वाला। मतलब इंसान सेफ कहीं नहीं है ना, ट्रेन में सेफ है ना, हाईवे पे चलता हुआ सेफ है गाड़ी से, ना फ्लाइट में। फ्लाइट की जर्नी को सबसे सेफेस्ट जर्नी माना जाता है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रेन की जर्नी आती है, तीसरे नंबर पे जो आता है ट्रेन, वो आता है बेटा आपका गाड़ी से जर्नी, है ना। तो कहीं पर भी कोई सेफ नहीं है। तो 2025 बहुत खतरनाक है बेटा हम लोगों के लिए। पता नहीं कैसा हो रहा है, सोचिए 242 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। इंडियंस के साथ साथ उसमें ब्रिटिशर्स थे, 51 या 57 आई थिंक ब्रिटिशर्स भी थे उसके अंदर। बहुत बुरा हुआ है, आज बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। पता नहीं शायद यही कलयुग है, बोलते हैं ना कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, यही कलयुग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास बेटा। आज बायो की क्लास में जॉइंट वाला वीडियो आ गया था ना, इसलिए आज क्लास नहीं हो पाई थी। कल बायो की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें जॉइंट का वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया, पढ़ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ये चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी जैसा ही चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी सारे मेटल्स होती हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर नॉन मेटल से, अधातुओं से बनने वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पढ़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन बेटा इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होती हैं, धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कि जो मेटल्स है एक एक करके सारे मेटल्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके और उनके एस पढ़ने पड़ेंगे। अलॉय जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। नॉन मेटल्स से पढ़ेंगे हम कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया। नॉन मेटल में आती हैं आपकी नोबल गैसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसेस। ये सारा इस चैप्टर के अंदर ना, तो ये चैप्टर का नाम मेटल नॉन मेटल है, लेकिन इसमें छोटे छोटे चैप्टर कवर होते जाएंगे। जैसे यहीं पर हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पे हम अलॉय मिश्र धातु पढ़ेंगे, यहीं पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहीं पे हम और एस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत सारे कवर होंगे। कार्बन वाला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मेटल्स। तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो 1 नंबर से शुरू होकर 118 पे खत्म होती है। यहाँ पे 118 एलिमेंट होता है। जब आप इस पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड है, ये एलएचएस है यानी कि बायां दिशा है, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलती है, मेटल्स मिलती हैं। ये देखो बेटा, ये सारी क्या है, ये मेटल होती है, ये धातु होती है। सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है पीरियोडिक टेबल में, वो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा दो तो ये नीले कलर से जितने भी आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, ये तत्व है, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये मेटल्स यानी धातुओं की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में, ये जो दिख रहे हैं जहां पर आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और जैसे फास्फोरस हो गया, और ये आपकी नोबल गैसेस। तो राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में हमेशा क्या आती है, नॉन मेटल आती है, धातु आती है। और बीच में इस पीरियोडिक टेबल में ये जो जिगजैग लाइन होती है ना, ये जिगजैग लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये करती है मेटलोइड, उप धातुओं को। मेटलोइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं, अर्धचालक बनाने में काम आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे इकलौता ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जो मेटल नहीं है, इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स होते हैं। जिगजैग लाइन हमेशा किसको दिखाती है, मेटलोइड को, उप धातुओं को दिखाती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, है ना। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, वो सारे अधातु होते हैं। तो इस चैप्टर में हम आप ये मान लो सारे इन एलिमेंट्स में जहां जहां से मेन मेटल नॉन मेटल क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स नॉन मेटल में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल हम किसको कहते हैं, धातु होती क्या है, किसको हम मेटल्स कहते हैं बेटा। मेटल क्या होती है, धातु क्या होती है। बेसिकली आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटल, किस एलिमेंट को, किस सब्सटेंस को आप मेटल बोलोगे, तो आपको बताना है बेटा मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से क्या रिलीज कर दे, एम का मतलब यहाँ पे मेटल, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से हटा दे, रिलीज कर दे यानी कि बाहर निकाल दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम मेटल कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको आना चाहिए कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, उस सब्सटेंस को, उस एलिमेंट को, उस तत्व को आप मेटल कहते हो, उसे आप धातु कहते हो। और जैसे उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस सब्सटेंस के ऊपर कैसा चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन रिलीज करा तो तीन पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, उन्हें हम केटायन कहते हैं, उन्हें हम धनायन कहते हैं बेटा। क्या समझे आप, उन्हें हम केटायन कहते हैं। जिस भी सब्सटेंस के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है उसे हम केटायन कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब वो सब्सटेंस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तब क्या आया बेटा, तब उसके ऊपर धनात्मक आवेश आया, उसके ऊपर धनायन आया। राइट, अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं पहले पॉइंट में आप कह सकते हो कि मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, विद्युत धनात्मक होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिख दो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मैं यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पता है यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जामिनर ने पूछा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बस सिंपल सी बात है, हमने लिखा है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि धातु जो होती है वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब है उनके ऊपर केटायन होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। तो मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल ने त्याग दिया उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ गया, उतना ही चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, कोई भी मेटल है वो क्या करती है, वो बेटा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिलीज करती है। रिलीज करने का मतलब होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, डोनेट कर देती है, त्याग देती है। और वो प्रोसेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसे हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये जो प्रक्रिया है इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम केमिस्ट्री में, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो मेटल्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको क्या बताना है, क्योंकि मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बच्चों ध्यान से सुनो, इस प्रोसेस को तो आपने ऑक्सीडेशन बोला है, उपचयन बोला है। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किसका हुआ है, मेटल का हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मेटल का हुआ है। तो ये मेटल किसकी तरह काम करेगी, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी बेटा। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिस भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसे हम अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है बेटा। और मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, केटायन चार्ज होता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करती हैं। अब एग्जामिनर पूछता है क्योंकि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, अपचायक की तरह काम करती हैं, तो वो कौन सी मेटल है जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा
लिखिए जरा दूसरे पॉइंट में लिखो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किस धातु को माना जाता है? सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सी धातु है? लिख दीजिए, सबसे शक्तिशाली। बेटा नोट्स अपने साथ में बना लो केमिस्ट्री के अच्छे से। सबसे शक्तिशाली अपचायक धातु किसको मानते हैं हम? लिथियम को मानते हैं बेटा। तो लिख दीजिए वो कौन सी धातु होती है? वो लिथियम आती है। लिथियम का सिंबल Li होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, नंदन गोपाल बेटा पढ़ाएंगे, नंदन गोपाल नंदनी आगे क्या होगा पढ़ाएंगे बेटा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और सबसे रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम लिथियम को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सुचालक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन लिखो, धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या लिख दो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की सुचालक होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। इसीलिए तो हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो किसके बनाते हैं? तो कॉपर के, एल्यूमीनियम के बनते हैं। अब बच्चों एग्जामिनर पूछता है इन मेटल्स में सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल माना जाता है? मुझे आंसर कीजिए। कंडक्शन क्या होता है पढ़ाएंगे, इंटरव्यू को पढ़ाया जाए, वही पढ़ो। ठीक है, तो आपसे अगले पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? अर्जेंटिनम। अर्जेंटिनम का मतलब होता है चांदी। चांदी लिखो जरा। नेक्स्ट लिखो, गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर लिखो। गुड क्या बेस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। चांदी। चांदी का सिंबल क्या होता है बेटा? चांदी का प्रतीक क्या होता है बताइए जरा। लिखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक किसको बोलते हो आप? चांदी को बोलते हो बेटा। सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी का सिंबल होता है Ag। Ag ये सिंबल जो होते हैं ये लैटिन भाषा से लिए जाते हैं बेटा। लैटिन भाषा में अर्जेंटिनम बोलते हैं चांदी को, तो Ag उसका सिंबल बन गया। जैसे गोल्ड सोने का सिंबल ओरम बोलते हैं लैटिन भाषा में, तो Au बन जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में है ना? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? चांदी है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अगला, क्या कोई ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? जी हां, इकलौता एक मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो प्लम्बम होता है जिसको Pb लेड बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेड। लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ। लेड का सिंबल होता है बेटा Pb। क्यों होता है लेड का सिंबल Pb? हिंदी में लेड को सीसा धातु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको Pb? इसका सिंबल क्यों होता है? क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम प्लम्बम होता है। फिर मैं आपको लैटिन भाषा के नाम सारे मेटल से याद करवा दूंगी लास्ट में इसी चैप्टर में, डोंट वरी। तो लिखिए, लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीसा धातु विद्युत की कुचालक धातु होती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सीसा धातु जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है बेटा। बैड कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक होती है। सबसे बेस्ट पूछे चांदी करके आना, बैड कंडक्टर पूछे लेड करके आना। लेड का एक और होता है गैलेना, आगे आपको पढ़ाएंगे, लेड सल्फाइड पीबीएस है ना, सारे और याद करवाऊंगी आपको, राइट। तो ये हो गया आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आप जानते हैं धातुओं के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो धातु चमकती है। मेटल्स आर लस्टर्स, धातु चमकीली होती है, धातु के अंदर शाइन होती है। क्यों होती है शाइन? क्योंकि बच्चों कोई भी मेटल है उस मेटल के अंदर क्या है? एक तो आप जानते हो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे कैटाइन है मेटल के अंदर। हां जी मैम। और इन्हीं कैटाइनों के बीच में मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के। तो जैसे ही इस मेटल के ऊपर लाइट पड़ी, ऐसे लाइट आई, प्रकाश आया, तो इस लाइट का रिफ्लेक्शन कर देते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस लाइट का क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्शन कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी गुणधर्म की वजह से मेटल्स आर लस्टर्स, धातु में चमकीली होती हैं। तो किसी भी धातु के ऊपर जब भी लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो धातु के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन लाइट को क्या कर देते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन कर देते हैं। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, परावर्तन आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा, फिजिक्स का चैप्टर है। तो नेक्स्ट लिखो, मेटल्स आर लस्टर्स। मेटल्स आर लस्टर्स। लस्टर्स चमकीली होती है धातु में ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो धातु में चमकीली होती है बेटा। हिंदी में लिखते हैं ना, धातु में क्या होती है? परावर्तन के कारण धातु में चमकीली होती है। मैं लिखवा देती हूं आपको, लिख दो, परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। तो हम मेटल किसको बोलेंगे बेटा? अब अगर आपसे कोई पूछे किसी भी सब्सटेंस को हम मेटल कब बोलते हैं, तो आपको तीन लाइनें बतानी है उसको। क्या क्या लाइनें बतानी है? मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, वो अपचायक की तरह काम करती हैं। मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो विद्युत की सुचालक होते हैं बेटा। और मेटल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट में वो चमकती हैं, उनमें शाइन होती हैं, वो चमकीली होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहते हो? ऐसे सब्सटेंसेस को आप मेटल कहते हो, धातु कहते हो। अगले पॉइंट में आता है बेटा कि जो मेटल्स होती हैं उनकी स्टेट कौन सी होती है? तो जनरली जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। जनरली मेटल्स कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आप देख लो बेटा, कॉपर आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में मिलेगा, आयरन आपको किस में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। जैसे सोना और गोल्ड आपको क्या मिलेगा? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। जैसे आपको Ag यानी कि चांदी आपको किस स्टेट में मिलेगा? आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बेटा एक मेटल ऐसी होती है जो देखो जनरली रूम टेंपरेचर पर, कमरे के तापमान पर मेटल्स जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। रूम टेंपरेचर पर धातुएं जो होती है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन बच्चों रूम टेंपरेचर पर एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है, जो तरल अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी मेटल होती है आप बता सकते हो? ऑन रूम टेंपरेचर मर्करी मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जो मर्करी जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं और जिसका सिंबल Hg होता है, ठीक है, हाइड्रोजनियम बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। तो मर्करी धातु जो होती है वो क्या होती है बेटा? मर्करी धातु रूम टेंपरेचर पर किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब जानते हैं मर्करी का दूसरा नाम क्या होता है? मैं लिखवा देती हूं यहीं पर। मर्करी का दूसरा नाम होता है क्विक सिल्वर। हिंदी में कोई नाम नहीं है बेटा, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्यों कहते हैं? कभी सोचा है आपने मर्करी धातु की तुलना हम सिल्वर से क्यों करते हैं? देखो क्विक क्यों है? देखो बच्चा ये बताओ आप कि मर्करी है वो लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। तो मर्करी का जो फ्लो करने की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो ज्यादा होगी। भाई एक सॉलिड स्टेट वाला मेटल है, लिक्विड स्टेट वाला मेटल है, फ्लो किसमें जल्दी होगा? फ्लो ज्यादा किसमें पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट वाले में। तो मर्करी को हम क्विक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जब लिक्विड स्टेट में आप मर्करी को देखोगे तो आपको चांदी जैसी दिखती है ना, चांदी की कलर जैसी दिखती है। इसीलिए मर्करी धातु को पारा धातु का दूसरा नाम होता है क्विक सिल्वर। इसी को कहा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, क्विक सिल्वर कहेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछे ना क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है, तो आपको मर्करी करके आना है, राइट। तो मर्करी धातु इकलौती ऐसी धातु है जो रूम टेंपरेचर पर, सामान्य रूम टेंपरेचर, कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब बच्चों जैसे ही आप दो मेटल्स ऐसी हैं जिनको आप अपनी हथेली पे रखते हो तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो एग्जाम में पूछता है वो कौन कौन सी धातु होती है जिनको हम हथेली पे रखते हैं, हमारी पाम पे रखते हैं, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है पहले ये सुनो? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। वो दो धातु होती है सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातु होती है, उनको जब आप धरती के अपने हाथ पे रखते हो ना तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे हाथ का टेंपरेचर, हमारी बॉडी का टेंपरेचर कितना होता है?
मुझे बताओ, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना? तो जो गैलियम और सीजियम होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, उनके गलनांक बिंदु कम होते हैं, तो उनको जैसे हमारी हथेली पे रखोगे तो हमारी हथेली से क्या निकलता है बेटा? हीट निकलता है, ऊष्मा निकलती है, तो उस हीट का अवशोषण कर लेंगे, उस उष्मा का अवशोषण कर लेंगे और वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो दो ऐसी धातु होती है बेटा जिनको हथेली पे रखोगे तो वो क्या करना शुरू कर देती हैं? पिघलना शुरू कर देती हैं। कौन कौन सी? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम लिख दीजिए बेटा। गैलियम का सिंबल Ge होता है, Ge मत कर देना, Ge जर्मेनियम होता है। सीजियम का Cs होता है सिंबल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? गैलियम और सीजियम दो धातु ऐसी होती हैं जो हथेली पे रखते ही क्या करने लग जाती हैं? लिख लीजिए, हथेली पर पिघलना शुरू कर देती हैं। क्यों पिघलती है बेटा? बताओ जरा। क्योंकि हमारी बॉडी से हीट निकलती है, हमारी बॉडी से टेंपरेचर, हमारी बॉडी का टेंपरेचर इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है भैया, ठीक है? तो हथेली पर पिघलना शुरू हो जाती हैं। हथेली पे रखते ही सीजियम और जो गैलियम होता है वो पिघलना शुरू कर देते हैं। मैं मर्करी धातु को एरोप्लेन में क्यों नहीं लेके जा सकते? बेटा आगे पढ़ाएंगे, मर्करी अमलगम बना देता है, इसलिए नहीं लेके जा सकते हैं। हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं इसलिए। मैं मर्करी पिघलता है, मर्करी पहले से पिघला होता है, उसे क्यों पिघलाना है आपको, है ना? मर्करी क्यों पिघलाना है? गैलियम और सीजियम की बात हो रही है बेटा। इन दोनों के क्या होते हैं? इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट को हम MP लिखते हैं, यानी कि गलनांक बिंदु इनके कम होते हैं बेटा। अगर आपको लिखना है इनके मेल्टिंग पॉइंट तो आप लिख सकते हो बेटा। गैलियम का 29 पॉइंट समथिंग होता है, अगर आपको लिखना है इसका तो आप लिख दीजिए 29 पॉइंट, आप यहां पे करोगे शायद 29.22 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना होता है। और सीजियम का भी अगर आपको लिखना है तो इसका तो और कम होता है, 28.46 के लमसम होता है, 46 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है। अब आप सोचिए इनका मेल्टिंग पॉइंट 28-29 है, हमारी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, फिर क्या हथेली पे रखते ही पिघलना शुरू कर देती है बेटा, पिघलना शुरू कर देती है। हां 28.46 या 44 इतना सा होता है बेटा, 44 कर लो, 44 इतना ही होता है, ठीक है? इसका 29.22 के लमसम होता है। अब इसमें आपको 28-29 के लगभग होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे आप हथेली पे रखते हो तो पिघलना शुरू हो जाती है, राइट? चलो अब बात करते हैं बेटा अगला पॉइंट। जब बात करते हैं मैटर्स की, तो मैटर्स की स्टेट पता लग गई आपको, है ना? एक बच्चा कह रहा है गैसियस स्टेट में नहीं होती है बेटा, गैसियस स्टेट में नॉन मैटर्स होती है, हमेशा मैटर्स नहीं होती है। अब ये प्रॉपर्टी समझो, मैटर्स की क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर्स के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है बेटा। मैटर्स होती है वो मैलिएबल होती है। मैलिएबल शब्द को हिंदी में कहते हैं आघातवर्धनीय। मैटर्स आर मैलिएबल, आघातवर्धनीय होती है। और दूसरा पॉइंट आपको समझना है, मैटर्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। मैटर्स के अंदर तन्यता पाई जाती है, आघातवर्धनीयता पाई जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैटर्स के अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, दोनों पाई जाती है, ठीक है? मैम गैलियम और सीजियम क्यों पिघल जाता है? अंकित बेटा यही तो बताया मैंने, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 28-29 डिग्री के लमसम होता है। हमारी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो किसका तापमान ज्यादा हुआ? हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी से हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इतनी जरा सी ऊष्मा उनके लिए क्या हो जाती है? उनको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ले आती है, इसलिए बेटा, इसलिए, ठीक है? इसलिए पूछा मैंने आंसर बता दिया है। अब सुनो, मैटर्स मैलिएबल होती है, मैटर्स डक्टाइल होती है। मैलिएबिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी मेटल को हथौड़े से पीटते हो तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो वो पतली पतली चद्दर में कन्वर्ट हो जाती है, पतली पतली फॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी कैरेक्टर को, इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुणधर्म को मैलिएबिलिटी कहा जाता है, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इसलिए हमने लिखा मैटर्स आर मैलिएबल। मैलिएबल शब्द का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली चद्दर बना सकते हैं। तो मैटर्स की क्या बनती है बेटा? शीट बनती है। हथौड़े से पीट पीट के आप पतली पतली चद्दर बना देते हो बेटा। आपने काजू की कतली खाई होगी, उसके ऊपर क्या लगा होता है? चांदी की परत चढ़ी होती है। हम हमारे घरों में रोटी किसके अंदर रैप करके रखते हैं? एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। तो एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो कैसे बनाया गया? एल्युमिनियम को पीट पीट के पतली शीट बना दी, उसी को एल्युमिनियम फॉइल कहते हो। चांदी को आप बीट करके पतला सा क्या लेयर बना दिया आपने। सोने की भी लेयर चढ़ती है, सोने की परत चढ़ती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मैलिएबिलिटी क्या होती है? तो आपको बताना है मैलिएबिलिटी आघातवर्धनीयता क्या होती है? हम धातुओं को हथौड़े से पीट पीट के पतली पतली चद्दर बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुणधर्म को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मैटर्स आर मैलिएबल। अब डक्टाइल क्या होता है? मैटर्स को खींच खींच के ऐसे हम मैटर से क्या ड्रॉन कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं, हम मैटर से तार बना सकते हैं बेटा। और यही जो वायर में ड्रॉन करने की कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, इसको डक्टिलिटी कहा जाता है। तो धातुओं को हम खींच खींच के तार बना सकते हैं, हथौड़े से पीट पीट के चद्दर बना सकते हैं। तो चद्दर बनाने की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है, तार बनाने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हिच मेटल इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल? गोल्ड, सोना जो होता है उसे सबसे कम सोने में, कम क्वांटिटी में सबसे पतली शीट बना सकते हो और कम सोने में बहुत लंबा सा वायर बना सकते हो। तो लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करके, गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, एंड डक्टाइल मेटल। एक सेकंड, स्पेलिंग से करो। मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। अच्छा ऊपर भी गलत हो गई क्या स्पेलिंग? लिखिए सोना धातु, देखो सोना धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय को लगा लिखना तन्य धातु है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सोने की थोड़ी सी क्वांटिटी में तन्य धातु है। सोने की थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हम पतली सी शीट बना सकते हैं सोने की। आपको एक एक्सपेरिमेंट याद है, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया था? एक अल्फा मीटर लगा के जो आपके अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, तो वहां पर किसका न्यूक्लियस यूज किया था? गोल्ड फॉइल, गोल्ड का न्यूक्लियस यूज किया था, है ना? तो बेटा आप बताओगे कि सोना सबसे ज्यादा मैलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। एनसीईआरटी में लिखा है 1 ग्राम गोल्ड से, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हो बेटा। सोचो आप 1 ग्राम गोल्ड से कितना, 2 किलोमीटर तक का वायर ड्रॉन कर सकते हो आप। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इससे ज्यादा डक्टाइल और क्या होगा? इससे ज्यादा और डक्टाइल क्या होगा बेटा? है ना? आगे बात समझ में। अब जरा बात करते हैं गोल्ड के बारे में, आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। तो यहाँ पे सोने की बात चलिए। अब जानते हैं बेटा गोल्ड की प्योरिटी किसमें चेक करते हैं? सोना धातु जिसका सिंबल Au होता है, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता हम किसमें चेक करते हैं? गोल्ड की जो प्योरिटी होती है कि कितना प्योर गोल्ड आपने खरीदा है, कितना शुद्ध सोना आपने खरीदा है, ये किसमें चेक करते हैं? कैरेट में चेक करते हैं बेटा, कैरेट में, ठीक है? इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। वैसे तो गोल्ड बहुत महंगा हो गया, 90,000 से भी ऊपर चल रहा है ना? देखा होगा आपने। तो होता क्या, गोल्ड की प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? कैरेट में 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट 1 C इज इक्वल टू 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है? सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कितने कैरेट का माना जाता है? माना जाता है कि सबसे शुद्ध सोना, प्योरेस्ट गोल्ड, सबसे शुद्धतम सोना 24 कैरेट होता है। कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट गोल्ड को आप सबसे प्योर गोल्ड मानते हो, ठीक है बच्चों? अब मैं आपको बता दूं, प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है बेटा, वो मुलायम होता है ना? अब हम प्योरिटी कैसे निकालते हैं? मान लो आपसे एग्जामिनर ने पूछा, क्या पूछा? मैंने कहा सबसे प्योर गोल्ड कौन सा हो गया? 24 कैरेट गोल्ड हो गया। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि 18 कैरेट गोल्ड में कितना प्योर कैरेट गोल्ड है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 18 कैरेट का गोल्ड, आपको पता होगा ना, 18 कैरेट का गोल्ड आता है, 22 कैरेट का गोल्ड आता है, आज तो 11 कैरेट का गोल्ड आने लगा। तनिष्क एक ब्रांड है, उसने अपना एक मियां करके एक नया सब ब्रांच खोली है, सब ब्रांड खोला है, उसके अंदर 11 कैरेट का गोल्ड आजकल यूज कर रहे हैं। तो आपसे पूछे कि जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसमें कितना परसेंट गोल्ड होता है? आपसे कितना भी परसेंट गोल्ड दिया हुआ हो, कितना भी नंबर का कैरेट दिया हुआ हो, आप कैसे निकालोगे? जिस जितना अमाउंट दिया आपसे पूछ रहा है कि कौन से कैरेट में कितना गोल्ड है, तो उसको आपको ऊपर लिख देना है, 18 लिख देना है। नीचे आप सबसे प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24, तो नीचे 24 लगा दो, इनटू 100 कर देना, आपकी जो भी वैल्यू आएगी उतना परसेंट आप गोल्ड खरीद रहे हो। तो यहां से कितना वैल्यू आना चाहिए फटाक से बताओ। ऐसे अगर आपसे पूछे कि आपने 22 कैरेट गोल्ड खरीदा है, तो 22 कैरेट गोल्ड में आपने गोल्ड कितना खरीदा है वो बताओ आप, तो कैसे निकालोगे?
करोगे? ऊपर 22 लिख दोगे, नीचे 24 24 क्यों लिखा? क्योंकि सबसे प्योर गोल्ड 24 है और 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितना भी यहाँ पे परसेंटेज आएगा उतना आपने गोल्ड खरीदा है। मैं बाकी के अमाउंट में क्या खरीदते हैं? देखो इसमें लगभग मुझे लगता है 75% गोल्ड आएगा। तो अगर आपने बच्चों 18 कैरेट गोल्ड खरीदा है तो उसमें सिर्फ आपने 75% ही गोल्ड खरीदा है। तो मैं बाकी के 25% में क्या है? बाकी के 25% में इंप्योरिटी मिलाई जाती है सोने के अंदर। सोने के अंदर इंप्योरिटी मिलाई जाती है अशुद्धता, किसकी? कॉपर की और सिल्वर की। तो बाकी के 25% में कॉपर प्लस सिल्वर यानी चांदी एजी लिख लेना। बाकी के 25% में सोना क्या मिलाते हैं? कॉपर और चांदी मिलाते हैं। आगे बात समझ में? हां जी मैम। ऐसे अगर आपने 22% गोल्ड खरीदा तो लगभग 92% का लमसम आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 92% भी आपने गोल्ड खरीदा है। तो बाकी के 8% में आपको क्या मिला के दिया सोना में? बाकी के 8% में वो इंप्योरिटी है, अशुद्धता है गोल्ड। प्योर गोल्ड आपने 92% लिया है। तो बाकी के 8% में या तो कॉपर मिला के दिया होगा आपको या चांदी मिला के दी होगी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है? सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गोल्ड की प्योरिटी किसमें मेजर करते हैं? तो सोने की शुद्धता हम कैरेट में मेजर करते हैं। 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। आपसे पूछे सबसे शुद्ध गोल्ड कौन सा होता है? 24 कैरेट का गोल्ड। आपसे पूछे 18 कैरेट में कितना परसेंट गोल्ड होता है? कितने परसेंट में कॉपर और चांदी मिलाया हुआ है? तो आपको निकालना ऐसे पड़ेगा, ठीक है? 22 कैरेट गोल्ड में आपको कितना परसेंट गोल्ड मिला? और आपसे पूछे सोने के अंदर 18 कैरेट गोल्ड में 22 कैरेट में 13 कैरेट में 14 कैरेट में 15 कैरेट कोई वैल्यू दे सकती है आपको। पर जो वैल्यू दी है उसको ऊपर लिखो, नीचे 24 और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको गोल्ड का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, है ना? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बाकी के परसेंटेज में जो गोल्ड में इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जो अशुद्धता मिलाई जाती है, वो किसकी? तो वो तांबा और चांदी की मिलाई जाती है। ये आपको याद रखना है। कर लोगे याद? कर लोगे याद? हां 91.63 आएगा तो लगभग 92 मान के चलोगे ना इसको। 6 से ऊपर है तो बस लगभग इतना 92 लिख लोगे आपको। एकदम परफेक्ट थोड़ी आपको जाना है, ठीक है? तो ये आपको गोल्ड वाले से पॉइंट याद करने हैं। अब आइए अगले पॉइंट में मैं आपको कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवा दूं मेटल्स के बारे में। बेटा एग्जाम में आता है सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सी है? तो कुछ पॉइंट डाल के लिख दीजिए, स्टार करके पॉइंट लिख दो कि ये जो मेटल्स होती हैं इनमें सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सी है? हेवीएस्ट मेटल का मतलब होता है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? अभी किसका पेपर हुआ था बच्चों? अभी किसी का एग्जाम हुआ था। अच्छा ये तो चल रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम है। अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है ना, तो इसमें किसी एक दिन के एग्जाम के सिर्फ पूछा था सबसे हेवी मेटल कौन सी है? ऑस्मियम। ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल। ऑस्मियम जिसका सिंबल O और S होता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। इसी साल आपके किसने पूछा है? ऑस्मियम। एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑस्मियम लिख दीजिएगा। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम कहां आता है? पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में आता है। आगे बढ़ाइए आपको, ठीक है? अगला अगर आपसे पूछे बेटा लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लाइटेस्ट मेटल सबसे हल्की धातु किसको कहा जाता है? तो सबसे हल्का होता है लिथियम। आप कोई मुझे बता सकते हैं सबसे हल्का क्यों है? बेटा डेंसिटी वाइज बता रही हूं आपको, घनत्व के आधार पर बता रही हूं आपको। सबसे हल्का धातु होता है बेटा लिथियम। अब मैं लिथियम क्यों है तो आइए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूं, आपको आंसर मिल जाएगा। लिथियम का सिंबल Li होता है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में एक नंबर पे कौन आता है? एक नंबर पे हाइड्रोजन आता है। क्या हाइड्रोजन धातु है? नहीं है। पीरियोडिक टेबल में एक नंबर एटॉमिक नंबर पे एक परमाणु क्रमांक पे हाइड्रोजन आता है। 2 पे हीलियम आता है। हीलियम गैस होती है और सारी की सारी गैसेस किसमें आती है? नॉन मेटल में आती है। तो बेटा एक नंबर पे हाइड्रोजन हो गया, 2 नंबर पे हीलियम हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाद कौन आया है 3 नंबर पे? 3 नंबर पे आया लिथियम। तो लिथियम पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटल है, सबसे पहला धातु है और इसीलिए ये सबसे हल्का होता है डेंसिटी वाइज, ठीक है? बस समझ में आ गई है ना? चलिए तो अब बात करते हैं बेटा सबसे हल्का और सबसे भारी धातु तो आपने याद कर ली। अगला पॉइंट आपसे पूछे हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है? कठोर धातुओं की कैटेगरी में कौन सी आती है? तो लिखिए हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट मेटल कठोर धातुओं की कैटेगरी में सबसे कठोर पूछेगा तो प्लैटिनम आंसर होगा बेटा। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम होती है। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम होती है बेटा, लिख दीजिए प्लैटिनम होता है। हिंदी में सेम नाम है बेटा, प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम, ठीक है? प्लैटिनम ना ऑप्शन में हो टंगस्टन ढूंढ लेना। प्लैटिनम ना ऑप्शन में हो, एक सेकंड बेटा इसमें लो डिस्क स्पेस आ गया है। क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है ना? तो टॉपिक में कार्बन नॉन मेटल होता है भैया। कार्बन कहां से आ जाएगा यहां पे? कार्बन इज नॉन मेटल बेटा, ठीक है? मैं बैटरी की बात कर रही हूं, नॉन मेटल की बात नहीं कर रही हूं। प्लैटिनम ना ऑप्शन में हो टंगस्टन को सही कराना। किसको? टंगस्टन को। टंगस्टन का सिंबल वैसे W होता है क्योंकि इसको लैटिन भाषा में वोल्फ्राम कहा जाता है। तो टंगस्टन ऑप्शन में कराना। ये दोनों धातु किसकी क्या मानी जाती हैं? ये कठोर मानी जाती है बेटा, ठीक है? लिख दोगे? हां जी मैम। अगला आपसे पूछे मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? आशा की धातु किसको कहा जाता है? जिससे हमें बहुत ज्यादा होप है बेटा, यूरेनियम को कहा जाता है। मेटल ऑफ होप पूछेगा यूरेनियम करके आना। यूरेनियम का सिंबल U होता है बेटा। हम यूरेनियम को मेटल ऑफ होप क्यों कहते हैं बेटा? ऐसा कहते हैं फ्यूचर में कुछ हजारों साल बाद ऐसा समय आएगा जब आपका पेट्रोलियम, कोल, कोयला ये सब खत्म हो जाएगा तो हम फ्यूल के लिए सिर्फ और सिर्फ ईंधन के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? यूरेनियम के ऊपर हो जाएंगे बेटा। इसलिए इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ फ्यूचर किसको कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर किसको कहा जाता है? भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तब आप क्या करके आओगे बेटा? टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा बेटा टाइटेनियम। दोनों के आंसर सही करके आना। टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। टाइटेनियम पता है कहां काम में लिया जाता है? जब कभी किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है तो सुना होगा ना आर्टिफिशियल रोड लगवाइए। वो आर्टिफिशियल रोड किसकी लगती है? टाइटेनियम की। टाइटेनियम इंप्लांट्स बनाने का काम आता है। इंप्लांट का मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑर्गन। किसी की हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, हिस्सा फीमर टूट गया, जान की हड्डी, तो टाइटेनियम लगाया जाता है। उधर रोड डली फलाना इंसान के, तो वहां पर ये डाला जाता है, ठीक है? हम कैंसर में कौन सी धातु यूज करते हैं बेटा? वो आइसोटोप्स होते हैं। वाले से पढ़ाएंगे आपको, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 37, I131। रुको तो सही यार, रुको तो सही, सब पढ़ाएंगे, ठीक है? डाउट क्या है? कुछ आप बोल रहे हो कि कार्बन कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन है ही नहीं। आपका नाम क्यों है बोलने मुझे अजीब सा लगता है ना? चलो सुनो, मेटल ऑफ फ्यूचर किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है? ज्यादा समय तक चलती है ये बात होगी बेटा मेटल्स की। अब मेटल्स की एक प्रॉपर्टी और सुन लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। मेटल से ना आवाज आती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल से आवाज आती है। मंदिर में घंटी लगी होती है, कितनी तेज आवाज करती है। हमारे स्कूल में बेल बजती थी, वो किससे बजती थी? मेटल से बनती है बेटा। जब भी कोई मेटल किसी हार्ड सर्फेस से टकराती है ना तो उसमें टंग करके आवाज आती है। तो हमारे स्कूल में एक घंटा होता था, है ना? एक घंटी लगी होती है, उसको ऐसे मारते थे तो टंग की आवाज आती थी, ठीक है? ऐसे मंदिर की घंटी होती है, उसको ऐसे उस सर्फेस के ऊपर बीच में घंटी होती है, चारों तरफ से गोल बना होता है, तो उस घंटी को उसके ऊपर आप हार्ड सर्फेस पर ऐसे मारते हो तो उससे आवाज आती है। तो मेटल से आवाज आती है, खाली लिखने की जरूरत नहीं होती, सारी मेटल से आवाज आती है। अगर आपके घर में कोई मेटल का कोई बर्तन है, स्टील में स्टील बनाने में तो लोहा यूज होता है, लोहा एक मेटल है ना? तो स्टील के बर्तन होते हैं, आपस में आवाज करते हैं। आपके हाथ में कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है हार्ड सर्फेस पे तो आवाज आती है ना? तो ये होती है बेटा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं आपको। मेटल्स के भौतिक गुण क्या होते हैं? आपसे कोई पूछे मेटल्स क्या होती हैं तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मेटल्स अचायक की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन को निकाल के, और जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है क्योंकि इनके पास फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के अंदर, किसी भी धातु के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जैसे लाइट पड़ती है, लाइट का रिफ्लेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से धातु के अंदर चमक होती है, मेटल्स लस्टर्स होती है। ये बात याद रखना। अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछे मेटल्स कौन से स्टेट में पाई जाती है? जनरली मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन एक धातु जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है उसे क्विक सिल्वर कहते हैं। जिसकी लिक्विड स्टेट है वो फ्लो जल्दी करती है, इसलिए इसका नाम क्विक हो गया। और सिल्वर चांदी जैसा दिखता है, मटेरियल इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। आपसे पूछे कौन सी दो धातु होती है जिनको हथेली पे रखते ही पिघलना शुरू हो जाती है? तो गैलियम और सीजियम, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, हमारे बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट 28 और 30 के लमसम होता है, इसलिए हमारी हथेली पे रखते ही पिघलना शुरू हो जाती है। मेटल्स मैलिएबल होती है, इनको चद्दरों से पीटते हो तो पतली पतली, सॉरी हथौड़ों से पीटते हो तो पतली पतली शीट चद्दर में बदल जाती है। मेटल से हम तार बना सकते हैं। मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ गोल्ड है। कहते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। सोचिए कितनी कल्पना से आपके परे है, लेकिन सच्चे है, सत्य है। आप बताओगे गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में चेक करते हैं, 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। सबसे प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड होता है। जितने भी आपसे पूछे 18 कैरेट में कितना गोल्ड है, 13 कैरेट में कितना गोल्ड है, कुछ नहीं दिया, उसको ऊपर लिखो, नीचे 24 100 से गुणा कर दो तो उतना परसेंट गोल्ड है। बाकी के परसेंट में हम कॉपर और चांदी को मिलाते हैं गोल्ड के अंदर। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे कठोर धातु की कैटेगरी में क्रोमियम आता है, टंगस्टन आता है, प्लैटिनम आता है। प्लैटिनम सबसे कठोर होता है बेटा। मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहते हैं, मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम को कहते हैं। ये हो गए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों आपको आज याद करनी है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। जरा यहां पे आइए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करनी है। कौन से मेटल कितनी रिएक्टिव है आपको ये याद करना है, आज का होमवर्क है, क्योंकि इसी से कल हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? इसी से हम
आपका आगे मैम गॉड कैसा मेटल है? गॉड इज ए नोबल मेटल, गॉड इज ए नोबल मेटल। मैम 24 कैरेट क्यों बनाया गया? अब बेटा इसका कोई आंसर थोड़ी 24 कैरेट क्यों बनाया गया? तुम विद्वान लोग, तुम 26 कैरेट बना देना, ठीक है? सुनो, ये होती है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करती है? कौन सी मेटल है वो पानी से, ऑक्सीजन से, हवा से, भाप से कितना जल्दी रिएक्ट करेगी या बिल्कुल नहीं रिएक्ट करेगी? तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये किस ऑर्डर में है? ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। तो इसका मतलब मैम इस सीरीज में सबसे ऊपर जो मेटल होती है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। इसका मतलब है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब हो गया सबसे अधिक क्रियाशील, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगी भैया। रिएक्ट करने के लिए ठंडा पानी, गर्म पानी, भाप, ऑक्सीजन सब चलेगा इनको। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर या फिर आपको एनसीईआरटी का ये पूरा आपको ये सीरीज याद करनी है। इसमें सबसे ऊपर जो मेटल आती है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। और जो सबसे नीचे वाली है, ये देखो नीचे कौन है? नीचे चांदी हो गया, सोना हो गया, ये क्या होती है? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, सबसे कम क्रियाशील धातु होती है बेटा। ये सबसे कम क्रियाशील है, ना के बराबर रिएक्ट करती है, इसीलिए हम इनको नोबल मेटल कहते हैं, इसीलिए हम इनको उत्कृष्ट धातु कहते हैं बेटा। उत्कृष्ट धातु का मतलब इसलिए, उत्कृष्ट का मतलब हम यहां पे क्यों यूज करते हैं? ना के बराबर रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाती है अपनी। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती है बेटा। ये तो इतनी रिएक्टिव होती है, ठंडे पानी, गर्म पानी, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसे रिएक्ट करके आग लगा देती है बेटा। देखा आपने इतना सा सोडियम जिस भी पानी के अंदर डालते हो तो ऐसे ब्लास्ट करता है। YouTube पे बहुत सारे लोग वीडियोस ब्लास्ट करके दिखाते हैं, जो बाबा लोग होते हैं चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे मैं ऐसे भस्म फेंक के मारूंगा आग लग जाएगी, वो नहीं होता, वो सोडियम होता है। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती है बेटा। ये इतनी ज्यादा अधिक क्रियाशील धातु होती है, ये ठंडे पानी से, ये गर्म पानी से, ये भाप से, भाप में तो पानी होता है, होता है, ये ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होता है, उसे रिएक्ट करके क्या कर देती है? आग लगा देती है। इसीलिए इनके टेंपरेचर को कम करने के लिए, इनके तापमान को कम करने के लिए इन दोनों को किसमें रखा जाता है? इन दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बेटा। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है? एग्जाम में पूछ ले तो केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि इनका टेंपरेचर कम रहे। नहीं तो भैया ये ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकालते हैं, ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं, कितना ज्यादा हीट निकालते हैं कि उसे आग लगा देते हैं। पानी से, ऑक्सीजन से, भाप से सबसे रिएक्ट कर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेड से क्यों लिखा है? बिकॉज़ हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में कितने नंबर पे आता है, ठीक है? उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। अब मुझे पता है आपको याद करने थोड़ा टफ होगा, तो हमें स्कूल में हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने ट्रिक से याद करवाया था। वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आ गया ये ट्रिक बताई थी हमें, है ना? ये हमें ट्रिक बताई थी याद करने की, क्या थी? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आ गया। काशीनाथ का माली है, वो आलू फीके पकाता है, तो किसी ने बोला कौन है? आ गया। बस ऐसे आपको याद करनी है। अब कैसे याद करोगे? तो देखो, काशी से के मतलब पोटेशियम का सिंबल के होता है, क्योंकि पोटेशियम धातु को लैटिन भाषा में कैलियम कहा जाता है, ठीक है? नाथ से बना Na, सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नाट्रियम कहते हैं, तो Na सिंबल होता है, ठीक है? काशी से पोटेशियम बना, के बना, नाथ से Na सोडियम बना, का से कैल्शियम बना, माली से Mg मैग्नीशियम बना, आलू से Al एल्यूमिनियम बना, जरा से जिंक बना, ठीक है? फीके से Fe फेरिक, फेरस का मतलब होता है आपका लोहा, ठीक है? आयरन बना, लोहा बना, पकाता से Pb यानी प्लम्बम, लेड बना, सीसा धातु बना, है से हाइड्रोजन बना, कौन से कॉपर बना, इस है से Hg का मतलब पारा बना, आगे से अर्जेंटिनम यानी चांदी बना, आओ से Au बना यानी सोना बना। ये ट्रिक है, आपको याद कर लोगे तो कल की क्लास में आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ना। वैसे भी एग्जाम में पूछ लेता है, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में पूछेगा लेड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें से, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? आप लोग आंसर बताओ। इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो भैया जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आएंगे वो कम रिएक्टिव रहते रहेंगे। तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है, तो इन चारों में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ट्रिक आपको यहां ऐसे क्वेश्चन में काम आएगी। अब इसी क्वेश्चन में पूछा होता है आपसे इन चारों में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इन चारों में सबसे नीचे कौन आ रहा है? तो बेटा सबसे नीचे आ रहा है कॉपर, तो इन चारों में कॉपर सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन, अब एग्जाम में आपको मेरी ट्रिक काम आएगी, ठीक है? एग्जाम में आपको ट्रिक काम आएगी, आगे बात समझ में नहीं? तो ये सबसे ज्यादा पूछे जिंक कैसे जाएगा बेटा? जिंक यहां है, कॉपर यहां है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आएंगे वो सबसे कम रिएक्टिव है बेटा। तो इन चारों में देखो ना आप, जिंक तो यहां है बेटा, कॉपर यहां है, तो कॉपर इन चारों में सबसे कम क्रियाशील धातु है, और सबसे अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम जिंक के भी ऊपर है, तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो ऐसे आपको ट्रिक वहां पे काम आएगी जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रैंडमली चार मेटल डाल देते हैं, पूछते हैं कौन सी ज्यादा क्रियाशील धातु है, और हाइड्रोजन से पूछ ले तो हाइड्रोजन से ये सारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं बेटा। ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं बेटा। ट्रिक क्या है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आ गया। कितना आसान है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आ गया। तो याद कर लोगे, काशी से के बना, नाथ से Na बना, का से कैल्शियम बना, माली से मैग्नीशियम बना, आलू से एल्यूमिनियम बना, जरा से जिंक बना, फीके से Fe बना। और वैसे भी मैं आपको इन सबके सिंबल 20 तक तो मैं आपको पहले याद करवा चुकी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो, है ना? और पकाता से Pb बना, Pb लेड धातु का सिंबल होता है, प्लम्बम का सिंबल होता है से हाइड्रोजन बना, कौन से कॉपर बना, है से Hg का सिंबल है, बताया मरकरी का, पारा का, आगे Ag का सिंबल है चांदी का, Au का सिंबल है गोल्ड का। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा कल मैं कराऊंगी मैथ्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे ये काम आएंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो तो भाई ठंडे, गर्म, भाप सारे पानी से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में? तो अब हम चलेंगे कल की क्लास में। बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, धीरज, ये नॉन मेटल्स होते हैं। धीरज बेटा काहे को इतना परेशान हो रहे हो? आओ धीरज, जब चैप्टर स्टार्ट किया तो बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल आती है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल आती है। लेट आयो क्लास में, देखो फ्लोरीन का मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, याद किया टॉपिक से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है बेटा, तो मेटल पढ़ा रही होगी, ठीक है? इसने पूछा ये, ओके? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाइस। हां ऐसे भी कुछ आपके पास जो ट्रिक है उसे याद कर सकते हो। एक बच्चे ने फिर से मुझे एक नई ट्रिक बताई है, ऐसे ये ट्रिक मैंने सुनी हुई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा ऐसे कुछ करके। बेटा आपको जिस ट्रिक से याद है आप उस ट्रिक से याद कर लो। मैंने बस इस ट्रिक से याद किया, मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, आपके पास कोई और ट्रिक बना रखी है आप उसे याद कर लो, कोई मैटर नहीं करता बेटा, बस आपको याद होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, ठीक है? तो अपनी आज की क्लास यहीं तक है, अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। कल हम मेटल्स की क्या करेंगे बेटा? कल हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और कुछ मेटल शुरू कर देंगे पढ़ना। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा देती हूं, एक चीज बता देती हूं आपको प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में छोटे-छोटे चैप्टर बहुत सारे हो जाएंगे, आपको बहुत सारे चैप्टर इसी के अंदर होते जाएंगे, ठीक है? चलो एक बच्चा कहता है पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाओगे क्या? देखो बेटा मैं पढ़ा दूंगी पीरियोडिक टेबल, वैसे एनसीईआरटी में देखो एनसीईआरटी हटाने की बात फालतू की है, फिर पीरियोडिक टेबल हटा दी। बेटा ये क्या पढ़ा रही हूं मैं? ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही हूं। मेटल नॉन मेटल चैप्टर किससे बना? पीरियोडिक टेबल से बना, कार्बन चैप्टर किससे बना? पीरियोडिक टेबल से बना, नोबल गैसेस चैप्टर किससे बना? पीरियोडिक टेबल से बना, पीरियोडिक टेबल हट थोड़ी सकती है, केमिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल यार, पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री है, फालतू की बात होती है। देखो आयरन एनिमल किंगडम चैप्टर हटा दिया, आपकी मैम ने भी देखा केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया था, है ना? और देखो एंटीफिजिक्स में एनिमल किंगडम चैप्टर से क्वेश्चन आने लगे, इसलिए भरोसा मत करो आरआरबी पे, पढ़ लो भैया, मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी, मुझे पता है अच्छे से। एनिमल किंगडम, ह्यूमन डिजीज और पीरियोडिक टेबल चैप्टर हटा दिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन एएलपी ने पूछ लिया था हटाने के बाद, एनटीपीसी का पेपर खत्म नहीं हुआ, 25 जून को खत्म हो गया पेपर, उसने एनिमल किंगडम चैप्टर पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये मत बार-बार आप राग गाओ कि मैम एनिमल किंगडम ये चैप्टर हटा दिया, दो चार चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा भैया, आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना कि एनसीईआरटी चैप्टर हट गया, पीरियोडिक टेबल से ये चैप्टर क्या है? पीरियोडिक टेबल है, मेटल नॉन मेटल, कैसे हटा दोगे पीरियोडिक टेबल? एनिमल किंगडम को हटा दोगे तो रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा चैप्टर, डिजीज चैप्टर हटा दोगे तो भैया जेनेटिक डिजीज खत्म हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं हट सकती है। तो प्लीज मेरे से आप पढ़ दो ना,